नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अमेरिका जो अभी तक बहाने बना रहा है अलग अलग जगहों पर कि भारत पर वो क्यों 50% टैरिफ लगा रहा है, इसकी सच्चाई बताएंगे। सच्चाई वो नहीं जो अमेरिका बता रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। सच तो ये कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों में अमेरिका के चहेते देश भी शामिल हैं और ख़ुद अमेरिका भी। लेकिन सच्चाई वो जो अमेरिका नहीं बता रहा है, वो सच्चाई क्या है। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज ऐसे ही 5-6 टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि हाल ही में जैसे ही भारत में जीएसटी की दरों में कमी आई, तुरंत डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ऐसे वैसे नहीं बदले। डोनाल्ड ट्रंप तुरंत उनको पछतावा होने लगा कि हमने भारत को खो दिया। और संयोग नहीं था कि जिस दिन जीएसटी के दरों में कमी की गई, उसके अगले दिन ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया हो या ट्रूथ सोशल पर लिखा हो। वजह क्या है, वो 5-6 चीज़ें क्या हैं, समझेंगे हम पंकज जी से। पंकज जी, आपने बहुत इस पर रिसर्च किया है, तो हमें ज़रा बताइए कि क्या सिर्फ यही वजह है कि रूस से तेल खरीदना भारत को महंगा पड़ रहा है? नहीं, मैं थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया ट्रंप से। उसके सलाहकारों ने बताया कि अगर हम इस तरह का दबाव बनाएंगे भारत पे, तो देखिए बहुत सारे देश झुके हैं। जब यूरोप झुक सकता है और हमारे साथ ये डील कर सकता है, जब जापान झुक सकता है, तो ये भारत तो टेक्नोलॉजिकली ट्रेड में भी वो देखिए सरप्लस है और डिफेंस वगैरह स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। तो उसमें अगर उसका थोड़ा सा नट कसा जाए भारत का, तो वो झुकेगा और हमें कंसेशन देगा। पर वो इस बात को समझ नहीं सका कि भारत अंदर से क्या तैयारी करके बैठा है। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए या नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने के कारण नाराज हुए। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी या दोस्ती की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट या अमेरिका का इंटरेस्ट की बात है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शेल ऑयल का नाम नहीं सुना होगा। SHELLY, ये क्या होता है? जब समंदर के नीचे से पत्थर होते हैं ना, जब निकाला जाता है तो ड्राई करके उन पत्थरों को निचोड़कर जो तेल निकाला जाता है उसको शेल ऑयल कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वो कंपनी है शेल ऑयल की। ये अलग बात है कि वो शेल ऑयल थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि निकालने की प्रक्रिया थोड़ी सी टफ है ना। तो वो क्या करता है कि जैसे ही पेट्रोलियम की कीमतें $60 प्रति बैरल से कम आएंगी, इसको घाटा होना शुरू होता है। तो इसके लिए यह जरूरी है कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें $60 प्रति बैरल से ऊपर रहे, ताकि इसका शेल ऑयल का बिजनेस चलता रहे, ताकि ये 70 वगैरह पे बेच सके। जो बिडेन बहुत होशियार थे, उनको पता था कि जैसे ही कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में, फायदा उठाएगा ट्रंप की कंपनी। तो वो भारत आए और उन्होंने मोदी को कहा कि चुपचाप तुम रशियन ऑयल खरीदते रहो, दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने नहीं देनी, और तुम रशिया से खरीदो और सब जगह मेंटेन करो, बेचो तुम रिफाइन करके। ये जो बिडेन ने कहा था, क्योंकि पता था कि शेल ऑयल की कंपनी ट्रंप की है, ये फायदा उठाएगा। जब ट्रंप आया ना, तो ये चाहता था कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमत ज्यादा हो, ताकि वो सब तेल महंगा मिलेगा, तब न कम पैसे में मेरा वाला बिकेगा। ये लड़ाई की शुरुआत थी। उसने क्या किया कि पहले मोदी जी पर दबाव वगैरह बनाया कि ऑयल प्राइसेस की कीमतें बढ़ा दो, और तुम रशिया जो सस्ता दे रहा है उसको मत परचेज करो, तुम अरब से परचेज करो। मोदी जी नहीं माने, बोले हमको जहां सस्ता मिलेगा हम लेंगे। और मोदी जी एक तरह से श्योर थे कि तो हमें कहा था ना परचेज करने के लिए। तो ऐसे कभी परचेज करो कभी नहीं करो, हम उसके गुलाम है क्या? तो ये सब करते हुए वो सब आया, तो उसका डायरेक्ट बिजनेस में नुकसान हो रहा था, तो फिर रिश्ते खराब हुए, और फिर ऑपरेशन सिंदूर और नोबेल पीस प्राइज आया और उसने टैरिफ मार दिया 50%। अब उसका कैलकुलेशन ये था कि भारत बर्बाद हो जाएगा, झुक जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि भारत ने किया क्या था इस बीच। जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए, तो कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी अजीत डोवाल साहब, राजनाथ सिंह, ये सारे लोग बैठे हुए थे, निर्मला सीतारमण वगैरह। तो एक सेक्रेटरी थे, उनका मैं नाम लेना उचित नहीं होगा, उन वो बातचीत कर रहे थे जब, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी, अगर भारत को सुपर पावर बनाना है या शक्तिशाली बनाना है,
तो हमें अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी, चाहे वो ट्रेड डिपेंडेंसी हो, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो या डिफेंस डिपेंडेंसी हो। और हमें क्या करना हो, किसी एक देश पे आश्रित नहीं रह के सबसे थोड़ा थोड़ा बना के रखना होगा। क्योंकि आज की तारीख में फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि मान लिया कि अगर सैंक्शंस लगा देता है अमेरिका हम पे, तो हमारे पास विकल्प क्या होंगे, इस बात की तैयारी हमें आज से करनी होगी। क्योंकि कभी ना कभी ये लगाएगा जरूर, क्योंकि हम जिस तरह आर्थिक ग्रोथ हमारा है या हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो उसी बैठक में मोदी जी ने पूछा था कि उपाय क्या है, उपाय बताओ। तो उपाय यही बताया था कि आप यूरोप, रशिया, बड़े बड़े देशों को फोकस मत कीजिए, आप अरब से रिश्ते सुधारिए, अफ्रीका से रिश्ते सुधारिए, ट्रेड अपना डाइवर्सिफाई कीजिए और फिर अपनी इकोसिस्टम विकसित कीजिए। जैसे चाहे डिफेंस इकोसिस्टम हो, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम हो, ट्रेड इकोसिस्टम हो, अपना कंजम्पशन पावर बढ़ाइए, ये सब बातें हुई थी। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही 2014 मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ, वो था स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विकसित करने के लिए। उसके एक साल बाद 2015 में कतर के साथ एक रिन्यूअल ऑफ एलएनजी डील हुई थी, ताकि भारत में कम से कम कल को जाके अगर ऊर्जा प्रतिबंध की शर्त लगाता है तो भारत पे उसका असर ना पड़े। 2014 हो गया, 2015, 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ, ताकि अमेरिकन जो मनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी, उस वक्त मास्टर कार्ड होता था, वीजा कार्ड होता, यही सबसे ट्रांजैक्शन होता था ना। तो वो हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारा पूरा ट्रांजैक्शन नहीं रोक दे, इसलिए अपना स्वदेशी यूपीआई लॉन्च किया गया 2016 में। हर साल देखिए, और जब ये लॉन्च हो गया तो यूपीआई का इस्तेमाल बाकी सब देश करें। हाँ, एक साल बाद 2017 जीएसटी लॉन्च हुआ। हर साल की मैं बात बता रहा हूं, हर साल देखिए कि कैसे कैसे तैयारियां चल रही है, कैसे कैसे बढ़ रहे हैं और तब आज पहुंचे हैं। 2016 तक मैंने बताया, 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ है, प्रणब मुखर्जी उस वक्त थे। उसके बाद 2018 स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बैंकिंग नियम चेंज किए गए पूरे, मर्जर ऑफ बैंक्स, जो बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो सब ये हुआ 2018 में। 2019 में नेशनल पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स बना। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिपेंडेंट थे जिन देशों पे, उससे निर्भरता कम करने के लिए और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये 2019 तक अभी हम पहुंचे हैं, मोदी जी का एक कार्यकाल खत्म हो गया, हर साल एक नई योजना, वो कंटिन्यूटी है। 2020 में पीएलआई स्कीम लॉन्च हुआ, ये था सप्लाई, ये जैसे क्या हुआ कि जो पोर्ट्स वगैरह पे जो हमारे यहां माल आता है वो कैसे एफिशिएंटली दूसरी जगह जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दूसरे देशों को हम बेचेंगे। तो ये पीएलआई स्कीम था 2020 में, बहुत स्मूथ किया गया। एक जहाज 8 दिन इंतजार करना पड़ता था अगर कलकत्ता ये बंदरगाह पे आया तो, आज पता है 1 दिन सिर्फ इंतजार करना पड़ता है, 1 दिन। 2019 तक क्या है, 20 में आया, 20 के जनवरी 20 के दूसरा हिस्सा ये अब तेजी हो गया। 2020 के दूसरे हिस्से में हमने राफेल फाइटर्स खरीदा, राफेल आया अपने देश में। और राफेल कब आए, जब चुनाव के पहले चौकीदार चोर है वगैरह करते हुए राफेल डील हुई थी, पहले ही चुनाव से पहले ही सप्लाई कम हुआ। 2021 में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोजने की योजना, आपने सुना होगा, वो खबरें हमारे यहां दब जाती है कि अंडमान निकोबार में इतना ऑयल रिजर्व पाया गया, तो गोदावरी बेसिन में इतना रिजर्व पाया गया। पुरानी खबरों को निकालिए ना, वो सब आपको पता चलेगा कि कैसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करा था। वो सब सोलर ग्रिड वगैरह सब, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना, ये सब उसी स्ट्रेटजी के हिस्से हैं। तैयारियां चल रही हैं। डिफेंस में हम हर चीज मंगाते थे अपने यहां, पता है, एक AK-47 की गोली और आर्मी के जूते तक बाहर से मंगाते थे। आज वो देश वो सब तो पीछे छोड़ ही दिया, उसके बाद डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगा है। सोचिए कितनी तेजी से हम बढ़े आगे। उसके बाद 2022 आता है। 2022 में INS विक्रमादित्य ये कमीशन किया गया था, क्योंकि उस बैठक में एक बात और बोली गई थी कि भारत के आसपास जो समुद्री क्षेत्र है ना, उसमें अपना दबदबा कायम करना होगा, साधारण पेट्रोलिंग से नहीं काम चलेगा। पूरे इंडियन ओशन में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में भारत की तुति बोलनी चाहिए। 2022 में फिर अगला साल स्ट्रेटेजिक ट्रेड डील शुरू हुए कई देशों के साथ, स्ट्रेटेजिक ट्रेड डील। डिस्टर्बेंस होता है भारत के आसपास, श्रीलंका में तख्ता पलट, मालदीव में तख्ता पलट। ये अब क्या हुआ, 2023 में जो यूपीआई हमारा था उसमें पे नाउ लिंक कर दिया गया। यूपीआई के पेमेंट देखिए, फाइनेंशियल कैसे कर रहे हैं हम,
डिफेंस में कैसे कर रहे हैं, बिजनेस में कैसे कर रहे हैं, हम समुद्र में कैसे मजबूत हो रहे हैं, ये तैयारियां चल रही हैं अभी। 2023 से भी पहुंचे हैं। उसके बाद 2024 से अग्नि 5 टेस्टेड शुरू हो गई। अब हम देखिए बिल्कुल शुरू हो गई है, और ये कांस्टेंट प्रोसेस। मैं तो एक मेन चीज बता रहा हूं, और भी पीछे बहुत सारी तैयारियां चल रही थी। अब इसका असर 2024 में चाबहार पोर्ट में जो ये सब हुआ था वो सब है। अब असर देखिए, अब आपको मैं बताता हूं भारत की जीडीपी 2014 में कितनी थी, 1.8 ट्रिलियन, 1.8 आजादी से लेकर 2014 तक। अब 2014 से 2024 तक इन 10 सालों में कितनी पहुंची, 4.9 ट्रिलियन। अभी तक का पिछले महीने का आंकड़ा है। तो आजादी से लेकर 2014 तक हमारी टोटल जीडीपी 1.8, और इस 10 सालों में 4.9। कितना तेजी से बढ़े हम, ठीक है। जीडीपी के मामले में देखिए, एक एक करके हम हराते गए। गरीबी उन्मूलन, आजादी के बाद से जितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आए थे, इन 10 सालों में आए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इस देश के 2024 दिसंबर की रिपोर्ट है, इस देश के 37 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, ठीक है। अब एक्सपोर्ट देखिए, एक्सपोर्ट हम कैसे करते थे, 387.5 अमेरिकी डॉलर अरब, 387.5 अरब अमेरिकी डॉलर हमारा एक्सपोर्ट आज पहुंच गया है। यह कितना होगा एक्सपोर्ट 2014 में, अंदाज लगाइए, 98 अरब अमेरिकी डॉलर। 98 से 381 पहुंचे भाई साहब, कहां आप है, 9 गुना ज्यादा, आधा में बाकी। सोचिए क्यों, कैसे हो रहा है ये सब। आपने पहले कभी सुना था कि मालगाड़ी के लिए अलग से फ्रेट कॉरिडोर होगा ताकि वो समय से पहुंच सके? पहले ऐसे नहीं होता था। पैसेंजर ट्रेन को पहले जैसे ही कोई पैसेंजर ट्रेन आ रही, मालगाड़ी रोक दिया, पहले ये ट्रेन पार करेगी तब मालगाड़ी पार करेगा। एक आदमी, एक व्यापारी लोड किया, पता ही नहीं कि उसका माल कलकत्ता से चला है तो लुधियाना पहुंचेगा कब। अब टाइम पहले दे देते हैं कि एक भी आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, कोई सड़ेगा गलेगा नहीं, और जो समय बताया है वहां पहुंच जाए, क्योंकि अलग से कॉरिडोर बनाया ना, फ्रेट कॉरिडोर डेडिकेटेड। सारे बंदरगाहों का रिनोवेशन, सारे बंदरगाहों का रिनोवेशन। अरे आजादी के समय अंग्रेज बना के चले गए थे, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था यार। पानी का जहाज खड़ा है वहां, माल ढोने वाले उसकी मरम्मत तक नहीं कर रहे हो आप। अब जाके देखिए, बिल्कुल वहां से लेके आपको चमचमाती सड़कें, वहां सिस्टम ऑनलाइन सब कुछ। किसी व्यापारी से कोई पूछ कर देखेगा ना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, वो कहेगा कि अलग दुनिया ही हो गई बंदरगाहों पर। एयर कार्गो की फैसिलिटी, परचेज कैसे किया गया, बड़े बड़े ये, और कैसे समय पे ये किया। देखिए ये सब चीजें आसान नहीं है, बोल देने में, सुन लेने में बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन जब ये होते हैं ना तो इसकी तैयारी थी। हमने कंज्यूमर बेस किया, बैंकिंग सिस्टम चेंज किया, गरीबों को बैंक से जोड़ा ताकि अगर कॉस्ट कटिंग हो भी तो हमारे चले। मैं एक और आंकड़ा बता रहा हूं, तो आज वो तो मैंने बता रहे 2013 में जो 1.8 था ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी, 25 में 4 गया। तो ये सब ऐसे नहीं बढ़ जाता कि जीडीपी बढ़ गए, हाँ हो गया, तिगुना हो गया, और सब देश बेच लिया और फिर भी बढ़ रहा है भारत। कहा जा सकता है कि अमेरिका ये सब पसंद नहीं कर रहा, भारत क्यों इतनी अमेरिका ने तैयारियां स्टडी नहीं की। बता रहे हैं कि हर साल भारत की स्ट्रेटेजी है कि हर साल कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। 2014 से अभी तक अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 3 गुना हमने अपनी जीडीपी में बढ़ोतरी कर ली 2014 से अभी तक। तो ये सब चीजें भारत के फेवर में है। तो अमेरिका क्या इसी बात से चिढ़ा हुआ है? एक चीज और, 3 बार भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई थी। एक कोरोना के समय कि जीडीपी को बिल्कुल फ्लॉप कर दिया, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा कोलाहल है, कैसे जो देश अब तक पता चला पोलियो का दवा दिलवाने में 70 साल लग गए थे, वो कैसे कोरोना से लड़ेगा? वो तो अंत में हमारी शरण में ही आएगा। उस समय भी कैलकुलेशन होता था कि बताइए 120 बहुत कैलकुलेशन, कैसे दवा मिलेगी, कैसे वैक्सीन मिलेगा, इतने डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं। जब कोरोना शुरू हुआ था तो भारत जो देश था ना, वो पी किट नहीं बनाता था, मास्क भी नहीं बनाता था।
भारत कभी बनाता नहीं था, वो मंगाते थे बाहर से। और जब कोरोना खत्म हुआ ना, 3-4 महीने शायद चला था, मुझे एग्जैक्ट याद है, भारत बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई किट और मास्क हो गया था, दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया 4 से 5 महीनों में। तो पोटेंशियल तो भारत का आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या किया कर सकता है ये देश। मैं एक बार होगा, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था जब डिप डाउन करने लगी, भारत नोटबंदी, कोरोना, इन सब के बावजूद 6 से 8% की गति से बढ़ता रहा। ये आश्चर्य था, केस स्टडी था कि ये कैसे बढ़ रहा है। चाइना डाउन हो गया, पूरा यूरोप डाउन हो गया, अमेरिका डाउन हो गया, जापान डाउन हो गया, भारत कैसे बढ़ रहा है? ये कैसे हो रहा है भाई? और ये सब चीज जो था ना, तैयारी आती है। इसलिए जब उसने 20-25% टैरिफ लगाया ना, तो भारत ने रिएक्ट नहीं किया। और ना मोदी कोई अहंकार में न थे, ना कोई अंतरराष्ट्रवाद था, ये चुपचाप तैयारी थे, इसी दिन का इंतजार हो रहा था। अब देखिए, एक अपॉर्चुनिटी, मोदी जी कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। और स्वदेशी ऐसे शब्द सोचेंगे, बड़ा पुरातन पंथी, कोई आरएसएस वगैरह का शब्द होगा, मजा नहीं आएगा। लेकिन आपको शायद पता नहीं, इस देश में आज से 3-4 साल पहले पेप्सी खूब बिका करता था। आप पता कीजिए कि पेप्सी या कोला का सेल जो है वो क्या हुआ है इस देश में। कभी बाजार स्टडी कीजिए, अपने आप आउट ऑफ मार्केट हो गया। वो क्या कर रहे हैं ना, अब वो भी इंडियन प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। पेप्सी को कंपनी जूस उतार रही है, दूध कूल दूध दे रही है, ये सब अमूल के कंपटीशन में या बाबा रामदेव के कंपटीशन। कैसे वो बदल, जब तक इस देश में पामोलिव, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेस्ले, ये सब का दबदबा था, तब तक देश में सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे अडानी, पतंजलि और ये सब देशी कंपनियां आनी शुरू हुई ना, ये देश बिकने लगा। अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, ये सब पहले सब ठीक था, अब बिकने लगा। मार्केट का पैटर्न देखिए, आज से 5 साल पहले चाइनीज लड़ियां बहुत बिकती थी, दिवाली ये करो वो करो, आज अपने आप मार्केट बाहर हो गए। तो ये देश क्या कर सकता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। चिदम्बरम लोकसभा में खड़े होकर रोते रह जाएंगे कि नेट नहीं है, तो मोबाइल चलाना नहीं आता, कैसे इस देश में यूपीआई सक्सेस होगा। और पता चलता है कि 3 साल के अंदर सारे मूंगफली बेचने वाले, जूता सीने वाले, मोची, ऑटो वाले सब यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस देश में क्षमता कोई इमेजिन नहीं कर सकता क्या है। और इसलिए कर ये अपॉर्चुनिटी हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रखे इस टैरिफ को। और उसके बाद देखिए, तो एहसास हो ही रहा है ना, डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी 2 पोस्ट देख लीजिए, उससे तो पता चलता है कि अमेरिका को एहसास हो रहा है कि भारत को खोकर क्या बड़ी गलती, गालियां पड़ रही हैं। हाँ। गालियां पड़ रही हैं ट्रंप को। उसका जो अर्थव्यवस्था है वो पता चला कि जापान के जीडीपी के बराबर डिप डाउन कर चुका है। वो 3-4 ट्रिलियन का नुकसान कर चुका है आदमी। हमारा क्या हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपका तमाम जानकारी। 6.7 में बढ़ना था, 6.7 की रफ्तार से बढ़ना था, 7.8 की रफ्तार से बढ़ गए। बजाओ ताली। दर्शकों, आपका इस पर क्या कहना है? जिस हिसाब से अमेरिका चढ़ा हुआ है उसकी वजह पंकज जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, और इसी वजह से मैंने पंकज जी को बीच में रोका नहीं, क्योंकि वो जो समझा रहे थे उसे सुनने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का और क्या तोड़ निकाले भारत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।